सीटों के बंटवारे को लेकर, नामों के खुलासे को लेकर लगातार सस्पेंस बना रहा। महाराष्ट्र की राजनीति में क्षेत्रीय दल बने रहेंगे। राष्ट्रीय दलों की कितनी भी कोशिश के बाद आज भी उन्हें वहां पर क्षेत्रीय दलों के भरोसे राजनीति करनी पड़ेगी। किसी का कोई पता नहीं है कौन कहां जाएगा, कोई कहीं भी जा सकता है। हो सकता है एनसीपी दोनों मिल जाए, हो सकता है शिवसेना दोनों मिल जाए। दलितों का वोट, पिछड़ों का वोट बीजेपी की ओर लौटा है। कटेंगे नहीं, बटेंगे नहीं तो कटेंगे का भाव इस समय देश भर में धीरे धीरे जोर पकड़ रहा है। ये जो अभी ताल ठोकते घूम रहे हैं महाराष्ट्र में, उनके पास एक भी दिया टिमटिमाने के लिए नहीं बचे। महाराष्ट्र चुनाव एक बहुत बड़ा संदेश लेके आएगा भारतीय राजनीति। तो ठाकरे बनेंगे या एकनाथ शिंदे बनेंगे, जो परिस्थिति है, अब वो किधर से बनते हैं, कहां से बनते हैं, ये मैं नहीं कह सकता। लेकिन आज की तारीख में जो स्थिति है, क्योंकि ये चुनाव जो है ये एकनाथ शिंदे बनाम उद्धव ठाकरे ही होगा। नमस्कार, अमर उजाला.com पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आदर्श झा। देखिए, देश में इस वक्त चुनावों की बयार बह रही है। महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं और कई अलग अलग राज्यों में उपचुनाव हो रहे हैं। नजरें सबसे ज्यादा महाराष्ट्र पर टिकी है। एक तरफ महायुति, एक तरफ एमवीए। सीटों के बंटवारे को लेकर, नामों के खुलासे को लेकर लगातार सस्पेंस बना रहा। हालांकि अब नामांकन संपन्न हो चुका है, लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि किस तरह की सियासी खिचड़ी पक रही है जमीन पर। एक और खास करके अगर क्षेत्रीय पार्टियों की बात करें, सबसे पहले अगर शिवसेना की बात करें, जिस तरीके से शिवसेना में दो फाड़ हो गए, वही हाल एनसीपी का हुआ। लेकिन इस बीच जो सबसे आगे बढ़कर और सबसे मजबूत ताल ठोकने वाले दिख रहे हैं, एक तरफ एकनाथ शिंदे, दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे। सवाल यह है कि चुनाव के बाद जो अस्तित्व की लड़ाई है, खास करके असली शिवसेना, नकली शिवसेना, और अगर इसको हम एनसीपी से भी जोड़ दें तो क्या बचेगा इन क्षेत्रीय पार्टियों का अस्तित्व? उद्धव ठाकरे का कितना अस्तित्व रह जाएगा, या वो और ज्यादा निखर कर और ज्यादा मजबूती के साथ बाहर आ पाएंगे? ये तमाम गुणा गणित समझना जरूरी है। कांग्रेस, बीजेपी, इनके अपनी अपनी रणनीति है। बड़े दल है, बड़े हिसाब से काम करते हैं। छोटे दलों का क्या होगा, उनका भविष्य क्या होगा, ये भी समझना बहुत जरूरी है। और जिस तरीके से महाराष्ट्र का चुनाव आगे बढ़ रहा है, कितनी चुनौती, वो चाहे शिंदे हो, चाहे ठाकरे हो, चाहे शरद पवार हो, अजीत पवार हो, कितनी उनके सामने है, ये जानने समझने की कोशिश करेंगे। सभी खास मेहमान खबरों के खिलाड़ी में हमारे साथ मौजूद हैं। समीर चौगावकर जी हैं, राकेश शुक्ला जी हैं, हमारे साथ रामकृपाल सिंह जी मौजूद हैं, अनुराग वर्मा जी हैं, अवधेश जी हमारे साथ मौजूद हैं। आप सबका बहुत स्वागत है। सर, रामकृपाल सर, आपसे मैं शुरुआत करूंगा। अस्तित्व की लड़ाई और अस्तित्व का जो संकट है ना, चुनाव और सियासी रणनीति वो सब तो चलती रहेगी, लेकिन उसके बाद, यानी कि नतीजों के बाद उस वक्त का जो तस्वीर बनेगी, वो बड़ी चुनौती होने वाली है। खास करके उद्धव ठाकरे हो, शरद पवार हो, अजीत पवार हो और एकनाथ शिंदे। निश्चित तौर पर देखिए, राजनीति में चुनौतियां तो हर समय होती हैं और इलेक्शन के समय में महाचुनौती हो जाती है वो। लेकिन एक बात अखिलेश जी ने बहुत अच्छी कही है, अभी 2-4 दिन पहले ही। उन्होंने कहा कि राजनीति में त्याग की उम्मीद मत कीजिएगा। त्याग नाम की कोई चीज होती नहीं। देर से ही उन्होंने कहा, लेकिन बहुत सही बात उन्होंने कही। हालांकि इसके पहले लोग कहते थे कांग्रेस बड़ी पार्टी है, बड़ा दिल है, उसे त्याग करना चाहिए। तो मुझको लगता है कि कांग्रेस ने अखिलेश की इस बात को बहुत देर से समझ लिया, तो कांग्रेस ने भी अब त्याग करना छोड़ दिया है। और ये बात बिल्कुल उन्होंने सही कही, कोई भी पार्टी किसी के लिए कोई त्याग नहीं करने वाली है। इसलिए मैं बहुत पहले ही कह रहा था कि ये जो इंडिया अलायंस बन रहा है, तो चूंकि मेरा कुछ नहीं जाता है, लोकसभा में क्षेत्रीय पार्टियों का कुछ बहुत दांव पर नहीं होता था, इसलिए वो एकता की बात थी। मैंने तब भी कहा था कि असली परीक्षा होगी जब राज्यों के चुनाव होंगे, विधानसभाओं के, और उस परीक्षा में आप देख लीजिए, कोई किसी के लिए त्याग नहीं करना चाह रहा है। सब अपने सबने अपना अपना, मतलब जो भी है, जो जितना हिस्सा जिसको मिल जाए उसकी कोशिश में है। लेकिन एक चीज आप देखिएगा, बहुत सारे लोग में इससे सहमत नहीं होंगे। दो राष्ट्रीय पार्टियां, मैंने कहा था कि दो राष्ट्रीय पार्टियां, भाजपा और कांग्रेस। आप देखिए आज की तारीख में महाराष्ट्र में नंबर 1 कांग्रेस ही है और नंबर 1 भाजपा है। यानी 3 फिगर में कांग्रेस भी पहुंच गई, 3 फिगर में भाजपा भी है। एक अच्छा शुभ लक्षण है। और नतीजे क्या होंगे, क्या नहीं होंगे, मैंने पिछले, आपकी जब बातचीत हो रही उसमें मैंने पिछली बार कहा था कि ऐसा लगता है कि कुछ पुर्जे गलत कार में फिट हो गए हैं। तो वो हो सकता है कि चुनाव के बाद जहां उनकी मूल जगह थी, जहां से निकले थे, वहीं चले जाएं। अभी कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन एक चीज है, जैसे हरियाणा के चुनाव में जनता ने जो सबक दिया, कांग्रेस और बीजेपी के वोट परसेंट में बहुत थोड़ा सा फर्क है। भले बीजेपी जीत गई है, कांग्रेस नहीं जीती है,
लेकिन कहीं ना कहीं वोटर ये इस बात को पहचान रहा है कि चाहे वो क्षेत्रीय विकल्प हो या राष्ट्रीय इस स्तर पर, राष्ट्रीय पार्टियां बेहतर विकल्प के रूप में आएंगी बनस्पत क्षेत्रीय पार्टियों के। ये मुझे लगता है कि अगर महाराष्ट्र चुनाव से भी अगर यही नतीजा आए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, और मैं समझता हूँ यह लोकतंत्र के लिए अच्छा होगा, क्योंकि महाराष्ट्र की लड़ाई अल्टीमेटली आप देखिएगा कांग्रेस बनाम बीजेपी ही होगी, और बाकी जितने सहायक हैं, कोई 5 पे लड़ रहा है, 7 पे लड़ रहा है, अब तो जो कुछ चीजें तो बिल्कुल क्लियर है, जैसे समाजवादी पार्टी कुछ भी जीतेगी तो बीजेपी की तरफ नहीं आ रही है, या कांग्रेस को कुछ भी हो जाए बीजेपी की तरफ नहीं आएगी। बाकी किसी का कोई पता नहीं है कौन कहाँ जाएगा, कोई कहीं भी जा सकता है, हो सकता है एनसीपी दोनों मिल जाए, हो सकता है शिवसेना दोनों मिल जाए और फिर से बीजेपी की तरफ आने की कोशिश, कुछ भी हो सकता है। लेकिन मेरे लिए लोकतंत्र के लिए एक अच्छी चीज है कि राष्ट्रीय पार्टियां एक तरह से, जनता चाह रही है कि राष्ट्रीय पार्टियां ही विकल्प बने। ये राष्ट्रीय पार्टियों पर है कि वो इसके लिए तैयार हैं या अभी भी त्याग के मूड में हैं, या क्षेत्रीय पार्टियों की बैसाखी बनना चाहती हैं। ये राष्ट्रीय पार्टियों को तय करना है। यह बात आप कह रहे हैं राष्ट्रीय पार्टियों को तय करना है, लेकिन सबसे बड़ी बात यही है अवधेश सर, राष्ट्रीय पार्टियां तो अपना तय करके बैठी हुई है। जो संकट है, जो बात सीट बंटवारे के दौरान संजय राउत के मुंह से भी निकली कि भाई हम भी क्षेत्रीय पार्टी है, हमको भी अपने आप को जिंदा रखना है, ये उदाहरण के तौर पर मैं कह रहा हूँ, क्योंकि सभी क्षेत्रीय पार्टियां, संजय राउत हो, शरद पवार हो, तमाम लोग हो, एकनाथ शिंदे को भी क्षेत्रीय पार्टी में ही वही है ही। अब सवाल ये है, बीजेपी की बैसाखी की इन लोगों को जरूरत है या कांग्रेस की बैसाखी की इनको जरूरत है या उनको जरूरत है? चुनाव के बाद बहुत सारी चीजें साफ होने वाली है, और चुनौती फिलहाल यही दिख रही है। जो चर्चाएं, जो अलग अलग लोगों से बात कीजिए कि भाई उद्धव ठाकरे का एक तरीके से इस्तेमाल तो हो गया लोकसभा में, लेकिन यहाँ पर क्या कर पाएंगे, और असली लड़ाई यहाँ पर है। नहीं, ये तो INDIA बना था, उसके बाद मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में ही समाजवादी पार्टी करते रही, जहां अखिलेश बखिलेश छोड़ो, अखिलेश बखिलेश, वहीं से हो गई थी कि ये INDIA ये डॉट वाला ही गठबंधन है, इसमें भाजपा को सत्ता में न रहे, हम आ जाएं, इसके लिए एक हो, ये तो आकांक्षा है। लेकिन जब कोई बड़ा लक्ष्य नहीं है आपका, देश को लेकर के, राजनीति को लेकर के, नेतृत्व को लेकर, जब आपके बड़े विजन नहीं है, तो फिर स्वार्थों की लड़ाई होती है। वैसे संपूर्ण राजनीति इस समय स्वार्थों की लड़ाई है कि लेकिन उस स्वार्थ में भी सत्ता में क्यों जाना है, ये एक महत्वपूर्ण पक्ष होता है जो इस समय बीजेपी में दिखाई पड़ती है। अच्छा बुरा जो भी हो, इस समय वो एक पार्टी है जिसके कुछ सिद्धांत विचारधारा दिखाई देते हैं, बाकी का तो फिर देख लीजिए। तो उसमें जो है, वो जो ये गीत पुरानी फिल्म का थी, ये इश्क इश्क है, क्या है वो, तेरा इश्क मैं कैसे छोड़ दूं, मेरी उम्र भर की तलाश है। तो वो जो है, ये इस समय जो उद्धव ठाकरे ने उम्र भर की तलाश से जिस चीज को पाया, उस चीज को आसानी से वो उस इश्क को छोड़ दें और उनके माध्यम से पाया, तो उसको कैसे आसानी से। लेकिन सबसे ज्यादा 21 सीटों पर जो पार्टी लोकसभा चुनाव में लड़ी हो, वो पार्टी सेकेंड नंबर की पार्टी हो जाए और मोटा मोटी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के बराबर हो जाए शरद पवार का, तो कुछ तो है इसके पीछे। ऐसे तो हुआ नहीं है। और ये जो कुछ भी हुआ है, अगर परिणाम अनुकूल नहीं हुए तो इसके भी परिणाम आएंगे। मतलब जो कुछ हम बोलते हैं वो ऐसे तो व्यर्थ नहीं जाता है ना, हम बोल रहे हैं वो उससे दिख रहा है। इसलिए दोनों गठबंधनों में मौलिक अंतर ये रहा, यद्यपि यहाँ भी नवाब मलिक वाला मामला सामने आ चुका है, ऐसा तो नहीं कहेंगे, लेकिन भाजपा ने छोड़ा नहीं है। वहां उन्होंने एक शिवसेना के उम्मीदवार को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है लास्ट में। तो वो जो कृष्ण मल्लिक, क्या पूरा नाम है उसका, वो घोषित कर दिया है। तो लेकिन उनके और जितनी मर्मरिंग हुई, जितने आलोचना हुई, जिस ढंग से खुल के बयान आए, दूसरी ओर वो स्थिति पैदा नहीं हुई। यद्यपि विद्रोह दोनों ओर है। मैंने तो सुना है कि जो विदर्भ का क्षेत्र है उसमें 12 सीटें छोड़ के 50 सीटों पर अलग अलग विद्रोही खड़े हो गए और सभी पार्टियों के हैं उसमें। तो वो है, तो इसलिए वो आने वाले समय में देखिए, शिवसेना उद्धव ठाकरे दोनों की तार्किक राजनीतिक परिणति क्या हो सकती है, ये आप ध्यान में रखिए। क्या बीजेपी को एक बार उद्धव ठाकरे कहे कि भूल चूक हो गई, मिलके काम करते हैं, तो बीजेपी क्या कहेगी नहीं हमेशा बाहर रहो? अगर वही स्थिति बनती है तो अजीत पवार ने बीजेपी के न चाहते हुए नवाब मलिक को टिकट दे दिया है, किसी लास्ट में उनको अपना सिंबल दे दिया है।
तो वो भी एक संकेत हो सकता है भविष्य की दृष्टि से। उसको मैं इस समय तो उसको नहीं मानूंगा, लेकिन भविष्य की दृष्टि से वो एक संकेत हो सकता है कि इस समय सभी पार्टियां एकजुट होकर लड़ रही है, और जब केवल समझौता ही इसके लिए हो कि सत्ता मिलनी है तो कोई कहीं भी जा सकता है। लेकिन इसमें सबसे जो रोचक है वो पहले अजीत पवार का परिवार के बारे में बात करना, उसके बाद शरद पवार जी का। और शरद पवार जी ने कल जब आंख से आंसू पोंछे तो लोग हंसने लगे सभा में। उसका जरा वीडियो देखिएगा, लोगों को लगा कि ये जान के नकल कर रहे हैं। तो अजीत पवार ने यही किया था, उन्होंने कहा कि पार्टी साहब ने परिवार तोड़ दिया, मेरे से ये गलती हो गई, मैंने सुप्रिया के विरुद्ध उम्मीदवार खड़े कर दिया, जिसको मैंने स्वीकार भी किया मुझे नहीं करना चाहिए, और मैंने कहा भी कि जीवन में दोबारा ऐसा नहीं करूंगा, लेकिन परिवार बहुत इकट्ठे होते हैं, इन्होंने तोड़ दिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैंने परिवार तोड़ना कभी जाना ही नहीं। अभी भी ये सम्मान पूर्वक ये सब नहीं बता रहे हैं कि 2019 में भी रात में आप ही के कहने से मैं गया था शपथ लेने, और आपने भेज के और पीछे हट गए। इसमें भी आपके सामने तय हुआ था कि भैया इधर रहने से कुछ नहीं, हमको उधर जाना चाहिए, नरेंद्र मोदी जी के साथ काम करना चाहिए, देश का एक विजन है, ठीक से चल रहा है, यहाँ तो कुछ है नहीं। उसमें भी आपने सहमति दे दी और पीछे चले गए। तो अब ये असली लड़ाई लोकसभा चुनाव के बाद ये हो गया है। महाराष्ट्र में आप देखेंगे कि करीब 65% सीटों पर लड़ाई जो है वो बीजेपी कांग्रेस है, और बाकी सीटों पर आप देखेंगे कि बीजेपी और शिवसेना, बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस, नेशनलिस्ट को इसकी 35-30% पर ही लड़ाई है। तो इस समय बीजेपी कांग्रेस की मूल लड़ाई हुई, और शिवसेना 1 वर्सेस शिवसेना 2, एनसीपी 1 वर्सेस एनसीपी 2 है यहाँ। तो वो भविष्य पर निर्भर कर, लेकिन मेरा अपना मानना है कि हरियाणा चुनाव से लोकसभा चुनाव के जो मुख्य INDI की सीट बढ़ने का कारण था, उस पर धक्का लगा है कि संविधान खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा, दलितों का वोट, पिछड़ों का वोट बीजेपी की ओर लौटा है। कटेंगे नहीं, बटेंगे नहीं तो कटेंगे का भाव इस समय देश भर में धीरे धीरे जोर पकड़ रहा है। उसका असर होगा, जिस ढंग से मुस्लिम कट्टरपंथ सामने दिखाई दे रहा है स्पष्ट होकर, उन सब का असर होगा। और मुझे लगता है कि बीजेपी एक बेहतर पोजीशन में महाराष्ट्र के चुनाव में उभरेगी। ये मैं आज भी ये कह सकता हूं। आज के सिचुएशन में तो मुझे लगता है कि सरकार बनाने की अवस्था में पहुंच जाए मिलके, तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा बेहतर मेजॉरिटी के साथ। ठीक है, बीजेपी बेहतर सिचुएशन में उतरेगी, लेकिन उद्धव ठाकरे के सामने चुनौती है। देखिए, ज्यादातर हमारे जो खास मेहमान है सबको यही लगता है। राकेश सर, जो लाइन थी बाला साहब ठाकरे की, जो विचारधारा थी, क्या उद्धव ठाकरे ने उससे हटकर गलती कर दी? ये इसलिए क्योंकि अगर आप एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना को देखें तो उनकी विचारधारा अभी भी वही नजर आती है, वो उसी तरीके से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। लोकसभा के जो नतीजे रहे लगभग वो भी वही इशारा करते हैं। जितने वोट शायद 50-55 लाख के आसपास, 55 लाख से 60 लाख के बीच जो वोट शिवसेना उद्धव गुट को मिले, उसी के आसपास वोट इनको भी मिले। तो ये तो सबसे बड़ी चुनौती उद्धव ठाकरे के लिए है। अगर इस बार विधानसभा का चुनाव तो और ग्रास रूट लेवल पर चला जाता है, अगर बदल गई चीजें तब। वैचारिक रूप से यदि आप कहेंगे तो उद्धव ठाकरे वैचारिक रूप पे कहीं दिखे नहीं है। आज भी उनका एजेंडा हिंदुत्व है। पहले मुखर थे, आज मौन है। कल जैसे अभी अवधेश जी ने कहा कल को जरूरत पड़ेगी तो भारतीय जनता पार्टी के साथ आ जाएंगे, तो भारतीय जनता पार्टी को भी उन्हें लेने में कोई गुरेज नहीं होगा। महाराष्ट्र के चुनाव में एक जो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ मेरे समझ में आ रही है कि उद्धव ठाकरे और अजीत पवार, ये हम लोग जब स्कूल में पढ़ते थे तो ठेले में एक खटमिठी गोली मिला करती थी। तो जब आप गोली को खाएंगे तो कहीं खट्टापन, कहीं मीठापन, कहीं खट्टापन, कहीं मीठापन का फ्लेवर आया करता था। लेकिन कुछ गोली में लास्ट में इतना खट्टा हो जाता था कि वो दांत खट्टे कर देते थे। तो अब ये 23 तारीख का जो नतीजा है वो ये दिखाएगा कि जो अभी खट्टा मीठा का फ्लेवर आ रहा है वो लास्ट में कहीं दांत खट्टा तो नहीं करेगा। यानी महायुति के लिए भी और महाअघाड़ी के लिए भी, मैं किसी एक की बात नहीं कर रहा, दोनों के लिए भी। उद्धव कहीं यहाँ तो नहीं आ जाएंगे, अजीत पवार कहीं वहाँ तो नहीं चले जाएंगे। यानी कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए ये जो गोली दोनों चूस रहे हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि लास्ट में किसी एक के लिए वो खट्टापन ज़्यादा आ जाए। फिर क्षेत्रीय दलों की जहाँ तक बात हो रही है तो उत्तर प्रदेश का सबसे ताकतवर क्षेत्रीय दल जो समाजवादी पार्टी है, उसका अंतिम दिया टिमटिमाते हैं अबू आजमी जी महाराष्ट्र में। इस बार उनका वो दिया भी बुझाने का प्रयास शुरू हो गया है। नवाब मलिक के बारे में ये कहा जाता है कि नवाब मलिक को लेके गठबंधन में गांठ पड़ गई है। मेरा मानना ये है कि वो गांठ नहीं है, वो रणनीतिक सांठगांठ है। नवाब मलिक को मानखुर्द शिवाजी नगर से इसलिए उतारा गया है
कि आप वहाँ निर्दलीय के रूप में नहीं, आप एनसीपी के कैंडिडेट के रूप में उतरिए, वहाँ वोटों का ध्रुवीकरण करिए। वहाँ कैंडिडेट जो गठबंधन, महायुति गठबंधन से एकनाथ शिंदे का कैंडिडेट चुनाव लड़ रहा है, अबू आजमी वहाँ बहुत मजबूत स्थितियाँ में लगातार चुनाव जीत रहे हैं। वहाँ जो सबसे बड़ा मतदाता है वो उत्तर भारतीय मुस्लिम मतदाता है। नवाब मलिक भी उत्तर प्रदेश से है, अबू आजमी भी उत्तर प्रदेश से है। दोनों का जो राजनीतिक कैरियर है और सामाजिक कैरियर दोनों का एक जैसा है। एक समय पर नवाब मलिक और अबू आजमी बहुत अच्छे मित्र थे, समाजवादी पार्टी में थे, फिर खटास आई, नवाब मलिक एनसीपी में चले गए, कांग्रेस में गए। तो आज की स्थितियों में मान खुर्द जो आपका शिवाजी नगर सीट है, वहां सबसे महत्वपूर्ण ये हो जाएगा कि नवाब मलिक उतर आए हैं तो आप देखिए कल से अबू आजमी के माथे पर सिकन पैदा हो गया है। तो नवाब मलिक वहां गांठ बन के उतरे हैं, मुझे नहीं लगता है वो 60 गांठ के हिस्सा हैं। और यदि नवाब मलिक और अबू आजमी दोनों लड़ेंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि अबू आजमी की नैया डूब जाए। नवाब मलिक को नुकसान इसलिए होता नहीं दिख रहा कि अब उनकी जो है राजनीतिक पारी समापन की तरफ है और उनकी बेटी जो है अणुशक्ति नगर से चुनाव लड़ रही है, तो उनकी पीढ़ी को तो मिल चुका है। लेकिन अबू आजमी के लिए तो सबसे बड़ी चैलेंज ये है कि यदि वो विधानसभा चुनाव हार गए तो उनका राजनीतिक, सामाजिक सभी तरह की स्थितियां समाप्त हो जाएंगी। और अखिलेश जो अभी ताल ठोंकते घूम रहे हैं महाराष्ट्र में, उनके पास एक भी दिया टिमटिमाने के लिए नहीं बचे। ये बड़ी अहम बात आप कह रहे हैं। अनुराग सर, बागी भी खेल बिगाड़ रहे हैं क्या? जिस तरीके से सर ने डिस्क्राइब किया, खास करके 60 गांठ वाली बात, बागी अलग अलग सीटों पर नजर आ रहे हैं और वो बागी सबके लिए हैं। इंडिया गठबंधन के लिए बहुत सारे लोगों से मैंने जब महाराष्ट्र में अलग अलग वरिष्ठ पत्रकारों से बात की तो उनका कहना था कि खेल तो बहुत लंबा अंदर इधर भी चल रहा है। लोकसभा का खेल अलग था, लोकसभा का परसेप्शन अलग था, लेकिन इस बार परसेप्शन अलग है कि अगर उद्धव ठाकरे आगे बढ़ गए तो दिक्कत शरद पवार को भी दिख रही है, दिक्कत कांग्रेस पार्टी को भी दिख रही है। देखिए, बागी जो है वो तो हर चुनाव में, हरियाणा में भी ऐसा है कि बागियों ने कहीं ना कहीं थोड़ा सा खेल बिगाड़ने की कोशिश करी, लेकिन महाराष्ट्र चुनाव इससे थोड़ा सा आगे की चीज है। देखिए, हरियाणा को देखते हुए आज हम लोग यहाँ जितने भी लोग बैठे टीवी स्क्रीन पे या जितने भी पॉलिटिकल पंडित हैं, अब कोई ये हिम्मत आसानी से नहीं करेगा कि हम ये बोलें कि फलाने आदमी जीत रहे हैं या फलाने हार रहे हैं। अब अगले चुनाव में हम जब भी ये बोलने चलेंगे तो हमारे दिमाग में तुरंत हरियाणा होगा। तो लेकिन महाराष्ट्र चुनाव एक बहुत बड़ा संदेश लेके आएगा भारतीय राजनीति के लिए। पहला संदेश ये लेके आएगा कि क्या भारत से क्षेत्रीय दलों की राजनीति धीरे धीरे खत्म हो रही है। नंबर 2, जो पारिवारिक दल हैं, जो एक परिवार से या एक चेहरे से चलते हैं, वो क्या उनका राजनीतिक भविष्य इस देश में है या नहीं है। शिवसेना पहली बार विधानसभा में, उद्धव ठाकरे की शिवसेना अपने ट्रेडिशनल हिंदू वोट के बिना चुनाव लड़ रही है। अजीत पवार वाली एनसीपी पहली बार अपने ट्रेडिशनल माइनॉरिटी वोट के बिना चुनाव लड़ रही है। तो आपके पास सरनेम तो है, लेकिन आपके पास वो लिगेसी है या नहीं, वो सबसे बड़ी चीज है। परिवारवादी पार्टियों ने, क्षेत्रीय परिवारवादी पार्टियों ने हमेशा वोटर को फॉर ग्रांटेड लिया, उनको कभी गंभीरता से नहीं लिया। उन्होंने ये समझा कि वो हमारी शख्सियत को वोट देती हैं। ये चुनाव ऐसा होगा जो पहली बार बताएगा कि नहीं, वो शख्सियत पे था या विचारधारा पे था। अगर बाला साहब ठाकरे को एक महाराष्ट्र का एक बड़ा वर्ग उनको मानता था, उनके नाम पे वोट देता था, तो क्या ठाकरे सरनेम पे उद्धव ठाकरे को विपरीत विचारधारा के ऊपर देगा कि नहीं? या आप ये मान सकते हैं कि वो माइल्ड है हिंदुत्व पे, वो सहयोगी दल है, उनकी लाइन पे नहीं है, लेकिन वो माइल्ड हुए हैं, तो क्या उसको वो शिवसेना का असली शिवसेना मानेंगे या नहीं? ये बहुत बड़ा सवाल इस चुनाव के बाद उसका जवाब हमको मिलेगा। नहीं, वही जवाब हम भी तलाशने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर ऐसी दोनों में से कैसी भी परिस्थिति बनती है तो क्या होगा शिवसेना का। ये सवाल बार बार उठ रहा है। लगातार खबरों के खिलाड़ी कार्यक्रम में भी हम इस पर चर्चा कर चुके हैं कई बार। बड़े दल अपनी जगह है,
और वो अपने हिसाब से काम करते रहते हैं। लेकिन शिवसेना हो, एनसीपी हो, ये सवाल है। और उद्धव ठाकरे, क्योंकि उनका बहुत कुछ स्टेक पर लगा हुआ दिखता है। शरद पवार पर्दे के पीछे रहे लगातार और वहां से राजनीति को चलाते रहे। उद्धव ठाकरे फ्रंट पर आकर खेलने की कोशिश कर रहे थे, मुख्यमंत्री भी रह गए, तो सवाल तो उनको लेकर ज्यादा होंगे। देखिए, जहाँ तक महाराष्ट्र की राजनीति की बात है तो अगर आप पिछला 30 साल का इतिहास देखेंगे तो 30 साल के अंदर कोई भी राजनीतिक दल अपने दम पर सत्ता में नहीं आया और गठबंधन की सरकारें बनती रही। कोई भी राष्ट्रीय पार्टी, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी, देश में कितनी भी मजबूत रही, महाराष्ट्र के अंदर वो क्षेत्रीय दलों के सामने घुटने टेकती रही है। शरद पवार ने जब कांग्रेस से अलग होकर राष्ट्रवादी कांग्रेस बनाई तो कांग्रेस की मजबूरी रही कि सत्ता में बने रहने के लिए शरद पवार को साधना पड़ेगा। 2014 में नरेंद्र मोदी एक विराट व्यक्तित्व बनकर उपड़े, अमित शाह ने संगठन को संभाला, पूरे भारत के अंदर अपने राजनीतिक दल और अपनी पार्टी की विचारधारा को विस्तृत किया। लेकिन महाराष्ट्र में भी भारतीय जनता पार्टी को क्षेत्रीय दलों पर निर्भर रहना पड़ा। 2014 का जो विधानसभा चुनाव हुआ था, भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना में गठबंधन नहीं हुआ था, लोकसभा में हुआ था, विधानसभा दोनों अलग लड़े थे। तब यह घोषणा की गई थी कि अब शिवसेना खत्म हो जाएगी, अब भारतीय जनता पार्टी अलग लड़ रही है, प्रधानमंत्री मोदी का उदय हो गया, भारतीय जनता पार्टी के पास संघ है, संगठन है, शिवसेना इस विधानसभा में साफ होगी। शिवसेना ने बहुत बेहतर प्रदर्शन किया था अलग लड़ने के बाद भी। 2019 में भी गठबंधन हुआ और जब शिवसेना 2 हिस्सों में टूट गई, राष्ट्रवादी कांग्रेस 2 हिस्सों में टूट गई, उस समय दोनों राष्ट्रीय दलों के लिए एक बहुत अच्छा अवसर था कि वो इन दोनों से गठबंधन तोड़ के अपने दम पर लड़ते और बताते कि जनता राष्ट्रीय पार्टी को समर्थन दे रही है, क्षेत्रीय पार्टियां टूट रही है, परिवारवादी पार्टियां खत्म हो रही है, तो अब हम इनके साथ गठबंधन नहीं करेंगे, हम राष्ट्रीय पार्टी है, हम हमारी विचारधारा है, उसके आधार पर हम जनता के बीच जाएंगे और किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। वह चुनाव में देखने को नहीं मिला। सत्ता के लिए भी आपने गठबंधन किया और आज चुनाव लड़ने के लिए भी आप इस बात को जानते हो कि भले ही हम राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां हैं, महाराष्ट्र में अगर हमें रहना होगा तो क्षेत्रीय दलों के साथ चलना होगा। आपने किया तो दोनों राष्ट्रीय पार्टियों को अपने क्षेत्रीय दलों के सामने घुटने टेकने पड़े। भारतीय जनता पार्टी को एकनाथ शिंदे के सामने घुटने टेकने पड़े और कांग्रेस को उद्धव ठाकरे के सामने और शरद पवार के सामने घुटने टेकने पड़े। तो ये बता रहा है कि महाराष्ट्र की राजनीति में कोई कितना भी राष्ट्रीय दल बड़ा हो, क्षेत्रीय दलों के बिना वो सत्ता नहीं बना सकता। ये उन्होंने गठबंधन में सीटों के बंटवारे में जिस तरीके से उम्मीदवारों की अदला बदली हुई है, जिस तरीके से अजीत पवार ने गठबंधन में रहने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी को आंखें दिखाकर नवाब मलिक को टिकट दे दिया और ये बता दिया कि आपकी विचारधारा में नवाब मलिक आतंकवादी होंगे, मेरी नजर में वो बहुत बड़े मेरे सिपाही सलार है, मेरा बड़ा वोट बैंक है, मैं उन्हें साथ में लेकर चुनाव लड़ने जा रहा हूं। अब यह बात अलग है कि 4 नवंबर को किसका नामांकन क्या विड्रॉ करवा पाते हैं कि नहीं करवा पाते हैं। तो मुझे लग रहा है कि अजित पवार ने भी बता दिया कि ठीक है, आपके साथ में सत्ता में हूं, लेकिन आपके हिसाब से मैं राजनीति नहीं करूंगा, महाराष्ट्र की राजनीति में अपनी अलग भूमिका निभाऊंगा। और यही दूसरे क्षेत्रीय दलों ने एकनाथ शिंदे में भारतीय जनता पार्टी को सीट डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर क्लियर दिखा दिया है। तो मुझे लग रहा है कि महाराष्ट्र की राजनीति में फिलहाल क्षेत्रीय दलों का दबदबा बना रहेगा और ये कह देना कि कौन असली शिवसेना है, कौन नकली शिवसेना है, इस चुनाव के बाद साबित होगा। मुझे नहीं लगता कि यह होगा। एकनाथ शिंदे का एक अपना आधार है, ठाणे में, कल्याण में अगर आप देखेंगे तो उनका एक आधार वर्ग है। एकनाथ शिंदे भी बने रहेंगे और उद्धव ठाकरे भी बने रहेंगे। सीटें कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर सीटें कम हो गई और सत्ता में नहीं आए तो उद्धव ठाकरे की राजनीति खत्म हो जाएगी। उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र की राजनीति में बने रहेंगे, एकनाथ शिंदे भी अपनी राजनीति लेकर बने रहेंगे। भविष्य के अंदर ये राजनीति में क्या करते हैं, क्या एकनाथ शिंदे भारतीय जनता पार्टी के साथ रहते हैं या भारतीय जनता पार्टी उद्धव ठाकरे के साथ चली जाती है या भारतीय जनता पार्टी को नया समीकरण राजनीतिक वहां पर बनाने की कोशिश करती है, अपने दम पर आने की कोशिश करती है। ये सारे समीकरण 23 तारीख को जब परिणाम आएंगे उसके बाद किस दल के कितने विधायक चुनकर आ रहे हैं उसके हिसाब से महाराष्ट्र की राजनीति होगी। लेकिन यह है कि महाराष्ट्र की राजनीति में क्षेत्रीय दल बने रहेंगे। राष्ट्रीय दलों की कितनी भी कोशिश के बाद आज भी उन्हें वहां पर क्षेत्रीय दलों के भरोसे राजनीति करनी पड़ेगी। यह बात आप कह रहे हैं क्षेत्रीय दल बने रहेंगे। विनोद सर, बड़ा अहम इस बात को समझना, जिस तरीके से समीर जी भी कह रहे हैं कि बड़े दल तो अपनी जगह बने रहेंगे लेकिन क्षेत्रीय दलों को नकार नहीं सकते। लेकिन इसमें समझने वाली बात यह कि सीटों के आधार पर कौन क्षेत्रीय छत्रप है ये तय होगा या चुनाव के बाद किस गठबंधन में इस पर तय होगा। देखिए, महाराष्ट्र की संस्कृति को समझिए। महाराष्ट्र आज से नहीं, महाराष्ट्र शिवाजी के जमाने से जो है राष्ट्रीय सत्ता को चुनौती देता रहा है। वहाँ की संस्कृति में ये है कि वहाँ की जो क्षेत्रीय अस्मिता है वो एक बड़ी ताकत है। और इंदिरा गांधी के जमाने में भी वसंत दादा पाटिल के साथ उनका टकराव, यशवंतराव चौहान के साथ उनका टकराव, ये सारी चीजें भारतीय राजनीति में कोई नई बात नहीं है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में अगर गांधी जी थे तो दूसरी तरफ सावरकर का एक स्कूल था। इस तरह तिलक और बाकियों के बीच में, तो ये महाराष्ट्र की संस्कृति में रहा है। तो जो समीर कह रहे हैं मैं सहमत हूँ कि महाराष्ट्र की राजनीति में क्षेत्रीय दलों का महत्व कम नहीं होगा और ना खत्म होगा। चुनाव परिणाम कुछ भी हो, किसकी तरफ जाए, कौन किधर जाता है चुनाव के बाद, वो तो चुनाव के नतीजों के आधार। देखिए, ये तो सही भी है कि जितनी सीटें लड़ रहे हैं राष्ट्रीय दल, तो किसी एक राष्ट्रीय दल को तो बहुमत मिलना है नहीं।
ना बीजेपी को ना कांग्रेस को। ऐसे में अब बीजेपी 150 सीटें लड़ रही है और 150 जीत जाए तो बात अलग है। हाँ। अगर ऐसा चमत्कार हो जाए, जो कि आमतौर पर होता नहीं है, तो बहुमत तो अब कांग्रेस तो 102 सीटें ही लड़ रही है, तो उसका तो कोई सवाल ही नहीं उठता, मतलब हुआ था। ऐसे में मुझे लगता है कि सहारा तो क्षेत्रीय दलों का ही लेना पड़ेगा, चाहे सरकार इधर बने चाहे उधर बने। अब ये अलग बात है कि किस गठबंधन की कितनी सीटें आती है, उस हिसाब से समीकरण इधर से उधर होंगे। दो चीजें हैं, देखिए, मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर के उद्धव ठाकरे अलग हुए थे, शिवसेना भाजपा से जो अलग हुई थी, मुख्यमंत्री और कोई मुद्दा नहीं था, मुख्यमंत्री का कुर्सी। उनका कहना था कि चुनाव से पहले वादा किया गया था कि भाई 2.5 साल मुख्यमंत्री दोनों पार्टियों का रहेगा और पहला नंबर शिवसेना को मिलेगा, और लेकिन भाजपा का कहना था, अमित शाह जी का, ऐसी कोई बात नहीं हुई, तो इसी पे टकराव हुआ था। अब सवाल यह है कि चुनाव के बाद अगर उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री की कुर्सी अघाड़ी से मिल जाती है तो उनको पाला बदलने की कोई जरूरत नहीं है। अगर मान लीजिए ऐसी स्थिति ना हो और इधर बीजेपी में भी और बीजेपी ऑफर कर देती है उनको मुख्यमंत्री कुर्सी, तो जाहिर है फिर बहुत सारे लोग बीच में हैं, हो सकता है। अब शिंदे साहब भी मुख्यमंत्री बनने के लिए शिवसेना से निकले थे, 2 साल 2.25 साल उन्होंने उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में काम किया। उसके बाद अचानक उनका हिंदुत्व जागा कि अरे बाला साहब के सिद्धांतों से पार्टी विचलित हो गई है, तो वो चल दिए और मुख्यमंत्री बन गए, तो वो भी मुख्यमंत्री बनने की लड़ाई में है। आज की तारीख में महायुति में अगर जो चुनाव, लोकसभा चुनाव के बाद जो महायुति कमजोर स्थिति में दिखाई पड़ रही थी, अगर महायुति टक्कर में आई है और लग रहा है कि महायुति की भी सरकार बन सकती है, अगर उसकी संभावनाएं जताई जा रही हैं, तो उसमें एकनाथ शिंदे का बहुत बड़ा योगदान है। जिस तरह उन्होंने योजनाओं की बरसात की है, जिस तरह उन्होंने जो है अपने को एक नेता के रूप में स्थापित किया है, उनको बनाया गया था। अभी शुक्ला जी ने पिछली बार कहा था कि वो मरा हुआ सांप मान के गले में डाला था भाजपा ने, अब वो फुफकारने लगा, तो उनको माना गया था लेम डक चीफ मिनिस्टर, स्टॉप गैप अरेंजमेंट, कि उसके बाद भारतीय जनता पार्टी अपने हिसाब से तय करेगी। लेकिन वो 80 सीटें लड़ रहे हैं, तो 80 सीटें लड़ने का मतलब है कि उनकी ताकत बढ़ी है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए भी ये एक चुनौती है कि क्या वो दोबारा मुख्यमंत्री शिंदे को ही बनाएगी या अपना बनाएगी। तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों के सामने ये चुनौती है कि अपना मुख्यमंत्री उनका इस राज्य में बने या न बने। और मुझे लगता है कि कुल मिलाकर के मुख्यमंत्री का मामला ऐसा है कि या तो उद्धव ठाकरे बनेंगे या एकनाथ शिंदे बनेंगे। जो परिस्थिति है, अब वो किधर से बनते हैं, कहां से बनते हैं, ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन आज की तारीख में जो स्थिति है, क्योंकि ये चुनाव जो है ये एकनाथ शिंदे बनाम उद्धव ठाकरे ही होगा। भले भाजपा ये न कहे कि एकनाथ शिंदे हमारे अगले मुख्यमंत्री होंगे, खाली ये कहे कि मुख्य नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, या महाविकास आघाड़ी कांग्रेस न कहे कि उद्धव ठाकरे हमारा चेहरा है, हम तो मिलकर बाद में तय करेंगे, लेकिन चुनाव जो होना है ये उद्धव ठाकरे बनाम एकनाथ शिंदे ही होना है, क्योंकि विधानसभा का चुनाव है, ये लोकसभा का चुनाव नहीं है। लोकसभा का चुनाव हुआ था, मोदी जी के लिए वोट मांगा गया था, भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय स्तर पर उसके लिए वोट मांगा गया था। ये महाराष्ट्र का भविष्य तय करने वाला है, वहां की राजनीति का मुद्दा है, वहां की अस्मिता का मुद्दा है, और इसीलिए जो नवाब मलिक वाला मामला है वो एक रणनीति का भी हिस्सा है, एनसीपी की रणनीति जो है, क्योंकि बीजेपी भी चाहती है कि अजीत पवार जो है एनसीपी के नेता हैं, उनको वो मुस्लिम वोटों में सेंधमारी करें। इसीलिए शिंदे सरकार ने मदरसा के शिक्षकों की तनख्वाहें बढ़ाई हैं, वरना जहां जो पार्टी आसाम में, उत्तर प्रदेश में मदरसों पर प्रतिबंध लगा रही है, लगाम लगा रही है, वो वहां तनख्वाह बढ़ा रही है। तो उनका ये है कि कुछ जो एक तरफा मुस्लिम वोट न जाए अघाड़ी की तरफ, वो उसमें सेंधमारी से अजीत पवार करें। अब नवाब मलिक को अगर अजीत पवार टिकट दिला के चुनाव लड़वा लेते हैं, तो विड्रॉ नहीं होता है, तो एनसीपी के कार्यकर्ता क्या कहेंगे कि देखो अजीत दादा पवार जो है झुके नहीं बीजेपी के सामने, और उन्होंने अपनी बात मनवा ली और नवाब भाई को टिकट दिला दिया, तो कहीं ना कहीं इसका एक साइकोलॉजिकल असर तो होगा। तो ये एक रणनीति भी है महायुति की, और खास करके एनसीपी की। तो अब इन सारे इसका मुकाबला महाविकास आघाड़ी कैसे करेगा, क्योंकि उसको अपना मुस्लिम वोट इंटैक्ट करना है, समाजवादी पार्टी को एडजस्ट कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के महाराष्ट्र का चुनाव बड़ा जटिल चुनाव है, 6 पार्टियां लड़ रही हैं, लेकिन चुनाव बाइपोलर है, 2 ध्रुवी है, 3 पार्टियां इधर 3 पार्टियां उधर, बाकी फुटकर पार्टियां इधर उधर हैं। तो कुल मिलाकर के मुझे लगता है ये फैसला एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे के बीच में ही होगा, और ये चुनाव जो है वही दोनों केंद्रीय मुद्दा होंगे। ठीक है राकेश सर। जनता पार्टी नवाब मलिक का जितना विरोध करेगी, नवाब मलिक को उतना फायदा होगा, क्योंकि जो एनसीपी को भी होगा, मुस्लिम मतदाता होता है उसको सिर्फ एक बात दिखाई देता है कि भाजपा किसका विरोध कर रही और भाजपा को हमें कहाँ नुकसान पहुंचाने का अवसर मिल रहा। तो जो मैं बोला कि 60 गांठ का हिस्सा है, तो बिल्कुल सही है। तो भाजपा नवाब मलिक का विरोध कर रही, उसको अंडरवर्ल्ड कनेक्शन और तमाम तरह के आरोप लगाए जा रहे। लास्ट में उनको एनसीपी का सिंबल भी दे दिया गया।
अब वो एनसीपी के सिंबल पे लड़ेंगे चुनाव, तो निश्चित तौर पे वहां जो मुस्लिम मतदाता है वो अबू आजमी को देने की बजाय नवाब मलिक की तरफ इसलिए झुक सकता है क्योंकि उनका विरोध भाजपा कर रही है। अबू आजमी का विरोध भाजपा नहीं करेगी, भाजपा नवाब मलिक का विरोध करेगी। तो जितना भाजपा विरोध करेगी नवाब मलिक उतना फायदा पाएंगे और उस फायदे का असर आसपास की 2-4 सीटों पे भी एनसीपी के लिए हो सकता है। ठीक है, रामगोपाल एक सेकंड इसी से, चूंकि देखिए क्या है कि नवाब मलिक और अबू आजमी दोनों पे आरोप क्या है, मतलब नवाब मलिक पे तो सीधे से आरोप लगाया, अबू आजमी के बारे में भी चर्चा होती रही है कि उस तरह आरोप साबित नहीं हुआ। लेकिन महत्वपूर्ण चीज ये है कि अगर नवाब मलिक लड़ते हैं एनसीपी के और महायुति के कैंडिडेट होते हैं तो भाजपा के तमाम शीर्ष नेता जब मुंबई में रैली करेंगे मुंबई में तो महायुति के लिए वोट मांगेंगे और उस मंच पर नवाब मलिक भी होंगे। तो आप सोचिए कि भले वो नवाब मलिक का नाम लेके वोट ना मांगे सारे शीर्ष नेता, लेकिन वोट तो महायुति के लिए मांगेंगे और महायुति में नवाब मलिक भी है, तो इनडायरेक्टली वो नवाब मलिक के लिए वोट मांगेंगे। तो ये भी बड़ा दिलचस्प होगा देखना कि उसका असर भारतीय जनता पार्टी के वोटर पे क्या पड़ता है। हाँ सर, अभी एक बातें हो रही थी, जैसे क्षेत्रीय दलों के पर बात हो रही थी कि क्षेत्रीय दल रहेंगे कि नहीं रहेंगे। देखिए 2 चीज होती है, किसी का रहना समाज में मतलब उसका एक उपस्थिति होना और किसी का महत्व होना, दोनों में बड़ा फर्क होता है। बैलगाड़ी आज भी है, रॉकेट भी है, स्मार्टफोन है, लेकिन लैंडलाइन भी है। तो सवाल इस बात का है कि क्षेत्रीय दल स्मार्टफोन बनेंगे या लैंडलाइन है, बात इसकी होती है कितना बात। विनोद जी ने एक बात कही थी कि जैसे उनका था कि महायुति भी, मेरा ये कहना है कि अलग अलग सोच है। सवाल यह है कि कई लोगों को ये लगता है महायुति ही विकल्प है, और अगर ही नहीं है और वो भी हो गया तब आश्चर्य होगा। कारण आज की तारीख में देखें, जैसा मैंने विनोद नहीं थे तो मैंने कहा था कि कुल मिला के ये लड़ाई 2 राष्ट्रीय दलों के बीच की है, बाकी सारे लोग उसके सहयोगी हैं या जो भी कह लीजिए। एक बात समझ लीजिए, कर्नाटक के चुनाव के बाद से इस देश में एक बहुत बहुत क्लियर कट मैंडेट है। जो 92 में जो माइनॉरिटी कांग्रेस से नाराज होकर के चली गई थी और वो तमाम क्षेत्रीय पार्टियों में चूंकि बीजेपी के साथ जा नहीं सकती थी, इसलिए वो यूपी में मुलायम, बंगाल में ममता, फलाना जगह जहां जहां जो मिला उसके साथ रही। अब इस देश के माइनॉरिटी को लग रहा है कि हमारी नियति जो है या जो भी हमारे सरोकार हैं वो कोई सी क्षेत्रीय पार्टी से नहीं हो सकते। वो क्षेत्रीय पार्टी की तरफ तब जाती है जब एक राष्ट्रीय पार्टी उसकी तरफ खड़ी रहती है, और वो नहीं होता कि भाई मेरे चौकीदार वोट दे देना। लेकिन वो बेसिकली कांग्रेस इस समय माइनॉरिटी कांग्रेस को एक विकल्प के रूप में देख रहा है, और जहां वो उसको लगेगा कि कांग्रेस यहाँ है, मजबूत है, या कांग्रेस के सिपह सालार या कांग्रेस की सहयोगी दल मजबूत है, वही वोट देगा। अगर कांग्रेस जहाँ है नहीं। अब ये मैं फिर वही बात फिर कह रहा हूँ, कांग्रेस, अखिलेश ने कहा है त्याग की जरूरत नहीं है, लेकिन कांग्रेस अभी भी अगर त्याग करने का मन उसका है तो करती जाए। मतलब बहुत पहले से मैं कह रहा था इस बात को कि अल्टीमेटली। दूसरी बात, एक जो लोग बात कर रहे हैं महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स को, आप हिमालय से चलिए नीचे की तरफ, कन्याकुमारी के बीच में आप एक चीज देखेंगे, महाराष्ट्र एक मध्य में आता है। ऊपर से चलिए, बंगाल को छोड़ दीजिए, असम को छोड़ दीजिए, तो एक जो हिंदी है जिसको काऊ बेल्ट कहते हैं, महाराष्ट्र पहली स्टेट हो जहां से भाषा का असर शुरू होता है और लगातार साउथ तक चला जाता है। और मैंने हमेशा कहा है कि लैंग्वेज जो है भाषा धर्म से भी ज्यादा रोल प्ले करती है। तो क्षेत्रीय दलों का जो भी रहा है ये हमेशा मराठी मानुष, और वहीं से धीरे धीरे तेलुगु, तमिल, आप देखिए वो सारा का सारा। तो महाराष्ट्र से एक शुरुआत होती है ये। हालांकि महाराष्ट्र का कॉस्मोपॉलिटन कल्चर हो गया है, लेकिन सवाल इस बात का, मैं 2 बात कहूँगा। मुझे ये चिंता नहीं है कि नवाब मलिक जीतते हैं, फलाना हारते हैं या कौन सी पार्टी जीतती नहीं। बात, मेरी चिंता महाराष्ट्र को लेकर के है कि क्या महाराष्ट्र की जनता इस बात का, ये बात उसको कन्विंस हो गई है कि हमारा भविष्य चाहे राज्य स्तर पर हो या
राष्ट्र स्तर पर हो, वो राष्ट्रीय पार्टी के हाथ में ही है। और मुझे लगता है कि फैसला जो भी आएगा, आप देखिएगा, वो एक राष्ट्रीय पार्टी क्षेत्रीय पार्टियों से मराठियों के लिए अब बड़ा हो चुका है। और कई जगह पे जहां भाषा का सवाल आता है, तो ऐसा नहीं है कि भाषा के सवाल पर कोई एक पार्टी अपना वो कर रही, दूसरी पार्टी नहीं है, दोनों पार्टियों में वो है। लेकिन यहाँ भाषा के नाम पर, हिंदुत्व के नाम पर क्षेत्रीय पार्टियां रहेंगी। उनका वजूद क्या होगा? वो शेष रहेंगी, ध्वंसावशेष रहेंगी या विशेष रहेंगी, वो अलग बात है, लेकिन वो प्राइमरी नहीं हो सकती। ये बड़ी बात कह रहा है, प्राइमरी नहीं हो सकती, और जिसको लेकर बार बार दावा किया जाता है। देखिए, बाकी मेहमानों के पास जाओ, उसके पहले जल्दी से एक बार कमेंट्स भी बता देते हैं, क्योंकि बहुत सारे दर्शकों के कमेंट्स हैं और सबकी अलग अलग राय है। खास करके देखिए, अलग अलग लोग हैं, सबकी अलग अलग राय है। कृष्णा लिखते हैं, कृष्णा हैंडीक्राफ्ट है इनका हैंडल, उन्होंने लिखा है कि उद्धव ठाकरे को पालघर में साधुओं का श्राप लगा है, बहुत बुरी तरीके से पार्टी की हार होगी। किशोर लिखते हैं, अजीत पवार ने जो गलती की है उसके सामने शरद पवार की गलती स्वाभाविक है, ये उनका तर्क है। शीतल लिखते हैं, अजीत पवार खुद तो डूबेगा, देवेंद्र फडणवीस और शिंदे को भी डुबा देंगे, ये भी लिखा है। एनडीए ने अजीत पवार को 20 से ज्यादा टिकट नहीं देना चाहिए था, ये अशोक कुमार पटेल लिख रहे हैं। अलग अलग लोग हैं। और महाराष्ट्र में सिर्फ बीजेपी का जादू चलेगा, ये भी लिख रहे हैं। रॉयल एग्रो के नाम से इनका है। ईवीएम है, वहां तक कभी भी कांग्रेस कामयाब नहीं हो सकती। देखिए, ईवीएम को लेकर के भी सवाल उठ रहा है, बहुत सारे सवाल हैं, सबकी अलग अलग राय है। अवधेश सर, जो बात अभी रामकृपाल सर कह रहे थे और उसके पहले जो हम चर्चा कर रहे थे, क्षेत्रीय दल अपने हिसाब से रणनीति बनाकर काम कर रहे हैं, ठीक है, महागठबंधन अपना अपना है, लेकिन सबका अपना अपना वो है। दूसरी तरफ मैं थोड़ा बड़े दलों पर भी फोकस कर लेता हूँ। जो तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं, तो कटेंगे तो बटेंगे से ही रास्ता निकलेगा जीत का, उसके लिए एक जमीन वहां पर तैयार की जा रही है। या अब खास करके नवाब मलिक को लेकर जो पहले बातें हो रही थी, अब कल के बाद किस तरह की बात होगी, हो रही है, वो एक अलग कहानी हो जाएगी। लेकिन इस रणनीति पर बहुत चर्चा हो रही है। महाराष्ट्र में पोस्टर लगे, उस पर वाद विवाद भी हुआ, बीजेपी ने कहा हमने नहीं लगाया, लेकिन लगे तो। देखिए, 3-4 बातें हैं इसमें। पहली बात तो ये है कि महाराष्ट्र की राजनीति लोकसभा चुनाव या थोड़े पहले से अभी एक संक्रमणकालीन फेज में है। शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के समर्थक अभी भी 100% ये उस अवस्था में नहीं पहुंचे हैं कि मान ले कि हमारी पार्टी कौन सी है। कुछ ने अपनी अपनी जगह तय कर ली, और ये लोकसभा चुनाव में भूमिका थी, ये विधानसभा चुनाव में भूमिका है, तो ये एक असर रहेगा। दूसरी बात कि जो आइडियोलॉजी का प्रश्न है जो आप उठा रहे हैं कि चुनाव के बीच जो है मुख्य मुद्दे, मुख्य विचारधारा, लोगों के मन में जो अंतिम बात होती है निर्णायक रूप में, वो क्या रहने वाली है। नवाब मलिक पर इसलिए चर्चा हो रही है, नवाब मलिक उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र की राजनीति में इतने बड़े फैक्टर नहीं रहे। मुस्लिम पॉलिटिक्स में मुंबई में होने के कारण और उनके अपने संबंधों के कारण और उत्तर प्रदेश के मुसलमानों के बीच जो प्रतिस्पर्धा रही है, उसमें उनका एक नाम रहा है। उन्होंने अपना स्थान बनाया है, पहले समाजवादी पार्टी से, बाद में राकपा में आ गए और अबू आजमी ने। तो इसलिए चर्चा हो रही है कि भाई दो अबू आजमी तो एक ही जगह से निकले, अब दोनों लड़ रहे हैं, क्या होगा। लेकिन वो व्यापक असर कोई डालेगा महाराष्ट्र चुनाव में, ये नहीं है। क्योंकि ये बात सही है कि भारतीय जनता पार्टी उनको टिकट नहीं देना चाहती थी। अंत तक कुछ बात अंदर हुई होगी, तभी लास्ट में 2:55 में उन्होंने कहा कि हमको ये भी फॉर्म दे दिया है और मैं नामांकन दाखिल कर दिया है 2:55 में, और वहां से उम्मीदवार भी आ ही गए हैं। तो लेकिन जहां तक कटेंगे बटेंगे का सवाल है ना, ये भाव तो इस समय देश में है, एक बहुत बड़े वर्ग में है और राजनीति के परे भी है। क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को 2024-2019 में बहुमत मिला था, उसके पीछे एक बड़ा कारण यही था कि नरेंद्र मोदी जी के नाम पर लंबे समय से इस देश में हिंदू संगठनों ने, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सहित अनेक संगठनों ने धरातल पर काम किए कि समाज जाति से ऊपर उठकर, क्षेत्र से ऊपर उठकर कई बार हिंदू के नाम पर विचार करे, उसके असर रहे हैं। वो थोड़ा यूनाइटेड हुए, उसके परिणाम आए। तो विरोधी शक्तियों को लगा कि इसको तोड़ने से ही फिर ये जाएगी राजनीति में। बाकी भारत विरोधी शक्तियों को ये भी लगा कि भारत अपनी सभ्यता संस्कृति के साथ अगर उठ के खड़ा हो गया तो फिर इसको विश्व पे प्रभावशाली देश बनने से और विश्व व्यवस्था इसके अनुसार धारा बने, इसको नहीं रोका जा सकता है। तो उनका एक अलग रहा है। तो देश के बाहर से भी चल रहा है, अंदर से भी चला, जाति जनगणना करो, फलाना करो, चारों तरफ से चल रही है। जो पार्टी की जाति आरक्षण तक की विरोधी थी, जाति जनगणना की बात कर रही है। तो उसके पैरेलल जब ये बात आई है
और ये बात तीनों संदर्भ, मोदी जी जब गए महाराष्ट्र में तो उन्होंने कहा कि अगर बटेंगे तो विरोधी जश्न मनाएंगे, उत्सव मनाएंगे आपके कारण। जो मोहन भागवत जी का वक्तव्य था वो भी अपने सामने था कि भैया अगर आगे इस देश को ठीक रहना है, जो हमारे सामने बड़ी बड़ी चुनौतियां हैं, तो उसमें जाति और उससे ऊपर उठ के हिंदू समाज को एक होकर के चलना पड़ेगा। और फिर जो अभी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल के बाद एक प्रश्न किया गया था सरकारवा दत्तात्रेय होसबोले जी से, और उन्होंने कहा कि भाषा जो भी हो विश्व मंगल की कामना से संपूर्ण विश्व को सुख प्रदान करने, मानवता के कल्याण की दृष्टि से भी आवश्यक है। इसमें हमारा भी कल्याण है, भारत का भी है और आगे भी है। और उसमें उसका भी संदर्भ है। बांग्लादेश की परिस्थिति हमारे सामने है, लोग देख तो रहे हैं ना कि बांग्लादेश में ज्यादातर जो मार खा रहे हैं उसमें दलित पिछड़े ही तो है, और कौन है। तो वो सारी स्थितियां लोगों के सामने है, तो वो एक निर्णायक होगा। उसकी भूमिका थोड़ा या ज्यादा हरियाणा के चुनाव से शुरू हुई थी। अब वो चीजें पीछे नहीं लौटेंगी, आगे जाएंगी, क्योंकि जिस तरह से फैजाबाद के सांसद ने अभी तक वो दरगाहों में जा रहे हैं, उनको जाने का हक है, मस्जिदों में जा रहे हैं, लेकिन राम मंदिर में जाना सांसद होते हुए उचित नहीं समझा है। स्वयं को वहां के दीप उत्सव से दूर रख रहे हैं। जिस ढंग से उसके बारे में बातें की जा रही है वो लोगों के जले पर नमक रगड़ने के समान है। तो उसकी एक भूमिका होगी। और सबसे जो समस्या देश में खड़ी हो रही है कि जो सिर तन से जुदा के नारे जगह जगह लग रहे हैं, और वो एक नए किस्म का जो 37 से 47 का सिचुएशन पैदा करने की इस देश में राष्ट्रवादी मुसलमानों की बड़ी संख्या है। इस देश में अच्छे मुसलमान हैं जो स्वयं इसको पसंद नहीं करते, लेकिन एक बड़ा वर्ग पैदा कर रहा है। तो उसके प्रतिक्रिया स्वरूप जो कुछ इस देश के हिंदुओं का अनुभव है तो आएंगे, उसका चुनाव में असर होगा। अब यह है कि वो भारतीय जनता पार्टी शिवसेना का जो गठबंधन है वो इसको किस रूप में ले जाती है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में 22 जनवरी के बाद जो भाजपा ने अयोध्या को मुद्दा बनाने के काम ही नहीं किया, उसमें चली ही नहीं, उसमें हिंदुत्व मुद्दा दिख ही नहीं रहा था। 2 चरण के बाद दिखा। इस बार मोदी जी ने कल अपने भाषण में पहले बताया कि 500 साल बाद ये दीपावली हो रही है, और ये हिंदुओं के लिए किस प्रकार से दीपावली, इसलिए दीपावली सबसे खास है। तो ये सब का असर चुनाव में निश्चित रूप से होगा। और उसके आधार पर हम इस समय में बार बार कह रहा हूं कि लोकसभा चुनाव के परिणाम विधानसभा में नहीं रहने वाले हैं। ठीक है, ये बड़ी बात आप कह रहे हैं, नहीं रहने वाले, और जाहिर सी बात है इसीलिए हम चर्चा भी कर रहे हैं अनुराग सर। वो परिणाम तो नहीं रहने वाले, लेकिन अब क्योंकि नामांकन तक जो लड़ाई, खींचतान, सवाल जवाब देख रहे थे वो तो निपट गया। अब तो मुद्दों पर बात आएगी। दिवाली है, 2 दिन के बाद फिर मुद्दे भी जमीन पर उतरने लगेंगे। अंदर खाने तो बहुत कुछ चल रहा है, गांव घरों में तो अलग चीजें चल रही हैं, लेकिन अभी बड़े नेता पहुंचेंगे, वो मुद्दे बनाएंगे। जिस ओर इशारा अवधेश जी कर रहे हैं वैसे ही होगा कि कुछ अलग भी कुछ दिख रहा है पीछे चलता हुआ बैकग्राउंड में। देखिए, एक चीज तो जो अवधेश जी ने बोला उसी को मैं आगे बढ़ाता हूं कि जिस तरह से पिछले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर को नहीं भुना पाई, और उसके विपरीत राहुल गांधी ने संविधान पे पूरा जो है एक फेक नैरेटिव खड़ा कर दिया। वो एक बीजेपी के लिए और उनके सहयोगी दलों के लिए एक सबक रहा है। बीजेपी ऐसी पार्टी, भाजपा ऐसी पार्टी है जो चुनाव के बाद मंथन करती है कि हमारी हार के पीछे कारण क्या है और हमारी जीत के पीछे कारण क्या है। वो कांग्रेस पार्टी नहीं है कि जो जीत के बाद जश्न मना लेके भूल जाती है और हार के बाद जश्न भी ढंग से नहीं मना पाते, और हार के बाद वो लोग उनके नेता विदेश घूमने चले जाते हैं। इस वजह से इन्हें पता है कि उनकी सीट कम होने के पीछे कारण क्या है। तो चुनाव के पहले, माहौल बनने से पहले राम मंदिर को मैदान में ले आना इस चीज का संकेत है कि बीजेपी और सहयोगी दल जो उनका जो अलायंस है वो कहां खेलेगा। इसीलिए मैंने पहले भी बोला था कि असली शिवसेना का जो है वोटर किसे मानेगा, वो भी वहीं से हो। क्या वो राम मंदिर के वाली शिवसेना को मानेगा या राम मंदिर के विरोध करने वाली शिवसेना जो है उसको मानेगा, उनके अलायंस वाले को। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो चल रहा है वो ये है कि राम मंदिर फिर से चुनाव में आ गया है। ठीक है, आप कुछ कहना चाह रहे थे समीर सर? वोट बहुत स्पष्ट है कि सीधे सीधे इस बार महाविकास आघाड़ी को जाने वाला। जैसे लोकसभा चुनाव में गया था कि एंटी बीजेपी पूरा वोट जाता है, वैसा ही विधानसभा चुनाव में महाविकास आघाड़ी के पास पूरा मुस्लिम वोट देने वाला है। अगर बंबई लोकल की बात करें तो मुंबई लोकल से 3 ही मुस्लिम नेता रहे हैं। एक नवाब मलिक रहे हैं, एक आपके समाजवादी पार्टी के अबू आजमी रहे और एक बाबा सिद्दीकी जो कांग्रेस में लंबे समय से रहे।
तीनों ने मुसलमानों की राजनीति की, तीनों अंडरवर्ल्ड से जुड़े हुए लोग रहे और तीनों ने अपने भले ही राजनीतिक पार्टी अलग अलग पकड़ी, लेकिन तीनों ने मुस्लिम कम्युनिटी में अपनी धाक बनाने की कोशिश की कि ये मुस्लिम कम्युनिटी मुंबई की जो हम तीनों से बाहर नहीं निकलना चाहिए। लेकिन तीनों की राजनीतिक हैसियत इतनी कभी नहीं रही कि वो अपनी सीट से बाहर किसी को जिताने की हैसियत कर सके। नवाब मलिक की बात हुई, नवाब मलिक तो 2014 में शिवसेना से अणुक्षेत्रीय चुनाव हार गए थे, कोई वो ऐसे बड़े नेता नहीं कि अपनी सीट भी जितवा दे। और इस चुनाव में अगर आप देखेंगे तो तीनों नेता जो मुस्लिम वोटिंग होने वाली वो सीधे सीधे इस बार बीजेपी को कौन रोकने में सक्षम है, तो बीजेपी को रोकने में इस स्थिति में महाविकास आघाड़ी है। तो महाविकास आघाड़ी को चुनाव वोट पड़ने वाला है, न वो नवाब मलिक को वोट जाने वाला है, न वो बाबा सिद्दीकी के बेटे ईशान सिद्दीकी का जो चुनाव लड़ रहे हैं वो खुद चुनाव इस बार हार जाएंगे। पिछली बार वो कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े थे, विधान परिषद में उन्होंने क्रॉस वोटिंग की, इस चक्कर में उनको पार्टी से टिकट मिलने वाला नहीं था, तो वो वहां चलेगा अजित पवार के पास, वो चुनाव हारेंगे और इस बार अबू आसिम भी चुनाव हारेंगे। नहीं, तो मेरा ये कहना है कि जो वहां मुस्लिम वोट की जो ठेकेदारी लेकर तीनों नेता चलते थे कि हम मुसलमानों को नेता, उसके नाम पे उन्होंने अपने अपनी पार्टी को ब्लैकमेल किया, पार्टी में सारे अधिकार लिए, मंत्री बने, राजनीतिक रूप से अपने को स्थापित करने से ज्यादा अपराध की आय से अपने आप को राजनीतिक रूप से और आर्थिक रूप से मजबूत किया। ये तीनों नेता महाराष्ट्र की राजनीति इस बार खत्म होने वाले, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि पूरा वोट इस बार इन गठबंधन के खिलाफ, मतलब महायुद्ध के खिलाफ महाविकास आघाड़ी को जाने वाला है। तो मुस्लिम वोटर बहुत साफ होने वाला है। और जातिगत समीकरण जो है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो बटेंगे तो कटेंगे का नैरेटिव लगा, लेकिन आज भी महाराष्ट्र के अंदर जाति एक बड़ी भूमिका निभाने वाली चुनाव के अंदर ये बात ठीक है कि लोकसभा चुनाव में जो हुआ था उसका असर विधानसभा चुनाव में इतना नहीं रहेगा, लेकिन वो असर खत्म होगा। फिलहाल ये भी नजर नहीं आ रहा है कि वो पूरा जाति का असर खत्म होगा। अब भी प्रधानमंत्री मोदी की रैली आने वाली, प्रधानमंत्री अपनी रैलियों में किस तरीके से जनता से अपील करते हैं, उनकी रैलियां कहाँ कहाँ होती है, कितनी रैलियां होती है, योगी आदित्यनाथ की अभी रैली होने वाली है, जातिगत समीकरण को साधने के लिए संघ जमीन स्तर पर कितना एक्टिव होकर किस तरीके से काम कर रहा है, यह सब चीजें अभी 19 तारीख तक काउंट होगी, क्योंकि 20 तारीख को वोटिंग है और उसका असर भी 23 तारीख के चुनाव परिणाम में दिखने वाला है। लेकिन जातिगत समीकरण सिर्फ बटेंगे और कटेंगे के नाम पर जातिगत समीकरण महाराष्ट्र के खत्म हो जाएंगे, मुझे ऐसा नहीं लगता। वो बने रहेंगे। अब बड़ा हिस्सा कौन लेकर जाता है, क्या बटेंगे क्या कटेंगे का जो नैरेटिव चला है ये बड़े स्तर पर काम कर जाता है और बड़ा हिस्सा इस आधार पर भारतीय जनता पार्टी और महायुद्ध के साथ जुड़ जाता है, या महाविकास आघाड़ी है जो जातिगत समीकरणों को लेकर चली थी उसे बचाए रखने में कामयाब होती है, ये देखने वाली बात होगी। ठीक है, ये बात आप कह रहे हैं देखना तो, और इसी का इंतजार रहेगा। विनोद सर, एक आखिरी कंक्लूडिंग टिप्पणी आपकी, क्योंकि लगातार देखिए इस पर हम बात कर रहे हैं। मैं छोटी सी बात जोड़ देता हूँ, बड़े दलों की अपनी अपनी रणनीति रहती है, लोकसभा चुनाव में उनकी भूमिका बड़ी अहम मानी जाती रही, लेकिन क्षेत्रीय दलों को नकार नहीं सकते। क्षेत्रीय दल अपने हिसाब से जमीन पर काम कर रहे होते हैं, तो चुनौती दोनों की है, लेकिन स्वीकारोक्ति की बात है अपने अपने मुद्दों के हिसाब से। देखिए, महाराष्ट्र में बड़ी विस्तृत चर्चा हमारे सारे मित्रों ने की है, तो उनको उसको दोहराने का कोई लाभ नहीं है। एक पक्ष जो है वो बड़ा महत्वपूर्ण है, जिसपे भी किसी ने चर्चा नहीं की। महाराष्ट्र में इस बार सामाजिक समीकरण बड़े उलट पुलट हैं। ये चुनाव बड़ा, महाराष्ट्र की जो सामाजिक स्थिति है वो आलोड़न वाली स्थिति में है। जैसे उसका कारण बताऊं, जो आरक्षण का मुद्दा है महाराष्ट्र में, जो मराठा आरक्षण का मुद्दा लेके जरांगे साहब लगातार आंदोलन कर रहे हैं, उन्होंने कैंडिडेट भी उतार रहे हैं। दूसरी तरफ कुनबी मराठाओं को बैकवर्ड उसमें ला करके एक नाथ शिंदे सरकार ने एक नया दांव चला है कि मराठा वोट में भी एक डिवीजन डालने की कोशिश हुई है। नहीं, सिफारिश नहीं, एक मुद्दा तो दे ही दिया ना, एक मुद्दा तो दे ही दिया, लागू होगा अलग बात है? हाँ, तो वो क्या असर करता है, क्योंकि उसमें उसके दो फैक्टर, एक तो मराठा वोटों का डिवीजन होने की संभावना, दूसरा ओबीसी की नाराजगी, जो छगन भुजबल जिसका प्रतीक बन करके बार बार बता रहे हैं, और उनके बेटे ने जिस तरह से, भतीजे हैं शायद समीर भुजबल उनके, उन्होंने मुंबई एनसीपी से इस्तीफा दे दिया है अजित पवार के गुट से, तो वो ओबीसी की नाराजगी क्या करवट लेती है, मराठों का वो डिवीजन क्या करवट लेता है, ये दो फैक्टर भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो इन पर भी बहुत कुछ नतीजे तय होंगे। तो इस पर भी हमें लगता है, तो जब महाराष्ट्र की राजनीति का विश्लेषण करें तो इन मुद्दों को भी देखना चाहिए, और खासकर ग्राउंड रिपोर्टर। हरियाणा में जो चूक हुई हम सबसे कि हम सब परसेप्शन पर जा रहे थे, और सबसे ज्यादा चूक हमसे ज्यादा वहां के स्थानीय पत्रकारों की हुई कि जो ग्राउंड पर रहते हुए नहीं देख पाई कैसे जो है काउंटर पोलराइजेशन हो रहा है साइलेंटली। और वो तो महाराष्ट्र में हम लोगों को ये जो जमीनी स्थिति है इसका भी विश्लेषण करना चाहिए कि वो बटोगे और कटोगे की राजनीति का नारा है एक तरफ, दूसरी तरफ मराठों को बांटा जा रहा है कुनबी और गैर कुनबी में, ओबीसी और गैर ओबीसी में, तो बांटने की राजनीति भी हो रही है और बटो और कटो का नारा भी दिया जा रहा है। तो कुल मिला के ये जो विरोधाभास है राजनीतिक, इसका क्या असर पड़ता है ये भी देखना पड़ेगा। और फिर मैं कह रहा हूं
कि ये चुनाव, वो रामपाल जी ने कहा कि राष्ट्रीय दलों का महत्व है राष्ट्रीय दलों का, लेकिन राष्ट्रीय दल इतना ताकतवर इंजन नहीं है कि अकेले गाड़ी खींच सकें। उनको तेल पानी के लिए वो डिब्बे जो है ना, उनकी जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, वो चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। ठीक है, ये बात कर रहे हो सर। आखिरी प्रतिक्रिया आपकी, आपने इशारा किया था। देखिए, बटेंगे तो कटेंगे, ये स्लोगन कह के योगी आदित्यनाथ जी ने अपना हिंदुत्व पे एक नया स्लोगन का पेटेंट कर लिया है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि संघ दो चीज़ों को कभी भी अतिरिक्त नहीं रखता। जो उसके पास फ्रेम है, एक मुद्दों का फ्रेम है हिंदुत्व के, और एक हिंदुत्व के चेहरे का फ्रेम है। एक टाइम पे आडवाणी जी उस फ्रेम में चेहरा थे, फिर मोदी जी उस फ्रेम में चेहरा है, और अब योगी जी उस फ्रेम में फिट हो रहे हैं। योगी जी के इस स्लोगन का समर्थन प्रधानमंत्री जी ने भी आगे बढ़ाया है, फिर उसके बाद संघ ने भी उसको आगे बढ़ाया। सीधा सीधा ये है कि बटेंगे तो कटेंगे का इम्पैक्ट कैसे पड़ता है। उसका इम्पैक्ट इसलिए पड़ेगा क्योंकि कहने वाला व्यक्ति कौन है। देखिए, यदि आप पहले जाएं तो हम प्राचीन समय पर देखें तो जय हिंद का एक नारा सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था, और आज वो नारा हम भी बड़े सम्मान के साथ बोलते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण ये होता है कि स्लोगन और नारा देने वाला व्यक्ति कौन है। तो आज सनातन की पहचान वाला व्यक्ति जो है, योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि यदि आप बटोगे तो कटोगे। तो जब उनकी अपील होती है तो वो अपील कहीं ना कहीं हिंदुत्व के उस एजेंडे को मजबूत करती है। और जो जातिगत बंटवारे को लेके हम तमाम समीकरण देख रहे हैं, हम ये नहीं कहते कि सारी जातियां फिर लामबंद हो जाएंगी, लेकिन बिखराव थम सकता है। और इसलिए योगी आदित्यनाथ के उस कथन को प्रधानमंत्री भी आगे बढ़ा रहे हैं, और संघ तो चाहता ही था कि कोई एक ऐसा स्लोगन आए जिससे हमारा एजेंडा फिट हो। तो मुद्दा भी आ गया है और चेहरा भी आ गया है, इसलिए अब संघ का वो दोनों फ्रेम जो अभी बीच में रिक्त दिख रहे थे, वो दोनों भर गए। महाराष्ट्र की जनता क्या करेगी उस पर नजर रहेगी। सबकी राय आपने सुनी, और आप जरूर कमेंट बॉक्स में आकर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि चुनाव के बाद जो परिस्थिति बनती है, उसके बाद जो हमने सवाल उठाया था अस्तित्व का, उसमें आपको क्या लगता है, किसके साथ क्या हो सकता है। कमेंट बॉक्स में आकर जरूर हमें बताइएगा, और खबरों के खिलाड़ी देखते रहिएगा, और हर बड़ी खबर के लिए अमरउजाला.com पर बने रहिएगा। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।